अभी देखो, हेलो 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 साउंड आ रही है सर? हेलो, हाँ सर साउंड आ रही है? साउंड आ रही है सर? हाँ हेलो 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 सर साउंड आ रही है? हाँ हेलो 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 हेलो। आते हैं हम लोग सर पहले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा सर प्रॉब्लम था, आज मैं दिल्ली से ही लाइव हूं, तो सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा प्रणाम है सर। मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से जैसे भी हुआ मैं अरेंजमेंट किया हूं, क्योंकि यहाँ कोविड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और मुझे एकाएक दिल्ली आना पड़ा मेरे दोस्त के इशू के कारण। थोड़ा सा मेरे दोस्त का तबीयत खराब था, इसीलिए हमको आना पड़ा है। तो सर वो अभी फिलहाल ठीक है, तो लेकिन आना ही आना था, चूंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था और भी हमको कुछ काम था, तो इसके लिए सर। लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है, इसीलिए इससे आप जीवन में ये सीखिए सर कि हमेशा समय पर कोई भी काम, जो काम आप सोचे हुए हैं उसको करने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है, और वो करना पड़ता है। उससे पीछे हटने से कहीं ना कहीं आप पीछे आ जाओगे, इसलिए कभी जिंदगी में सर ये काम कभी मत करना। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया हूं तो 100% करूंगा, लेकिन 99% जरूर करने की कोशिश करूंगा। आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। हमारा पहला क्वेश्चन है, बोर्ड भी आज थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। कहता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। आजकल इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, ये निर्भरता का क्या मामला है? हम पहले ही जानेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है हमको, इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम पढ़ लेंगे। कहेगा फलना किस पर निर्भर करता है? चिलना पर। चिलना किस पर निर्भर करता है? ढकेलना पर। कैसे पता चलेगा? इट इज वेरी सिंपल। इस सर पता चलेगा कि जैसे मैं किस पर निर्भर करता हूं, पापा पर। पापा किस पर निर्भर करते हैं? वो अपने पापा पर। कुछ चीजों के लिए पापा हम पर निर्भर करते हैं, कुछ चीजों के लिए हम पापा पर निर्भर करते हैं। ये जो निर्भरता है इसको हम लोग डिसाइड करते हैं यहां साइंस की दुनिया में फॉर्मूला से। किससे डिसाइड करते हैं सर? फॉर्मूला से डिसाइड करते हैं। आप कहिएगा सर कैसे मास्टर साहब? तो एकदम सिंपल है। जैसे मान लो कहेगा वोल्टेज किस पर निर्भर करता है, तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो कहेंगे बाबू रे सोना रे, वोल्टेज निर्भर करता है करंट और रेजिस्टेंस पर। वोल्टेज निर्भर करता है करंट और रेजिस्टेंस पर, एकदम सिंपल। अगर हमको कह दे प्रेशर, दाब P बरा या पावर इज इक्वल टू अगर हमको कह दे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, कहेगा पावर यानी शक्ति किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे वोल्टेज और करंट पर। कहेगा चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो कहेंगे भैया चाल किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे दूरी और समय पर। इस सब जगह लागू होता है। कोनो फॉर्मूला तो लिख लो। अगर हम लिख देते हैं भाई मेरे कि बकरी बराबर घोड़ा बटा सियार, तो कहेगा बकरी किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे भाई घोड़ा और सियार पर। एकदम सिंपल। बकरी किस पर निर्भर करता है? घोड़ा और सियार पर। तो सर घोड़ा और सियार पर अगर बकरी निर्भर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसी को अगर हम लिख देते हैं घोड़ा बराबर, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको यहां लाते हैं, तो ये हो जाएगा बकरी गुना सियार। मतलब अब कहेगा घोड़ा किस पर निर्भर करता है? बकरी और सियार पर। जरूरी नहीं कि बट्टा में ही हो, जरूरी नहीं कि गुना में हो, जरूरी जोड़ में भी हो सकता है, घटाओ में भी हो सकता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर एक की निर्भरता दूसरे पर हम डिसाइड करेंगे सूत्र के द्वारा। एकदम सिंपल। ये आप सर लगभग 150 फॉर्मूला है, कोनो क्वेश्चन पूछेगा उसका फॉर्मूला पे जाना है, अब फॉर्मूला से निर्भरता का पता लगा लेना है और प्रश्न आपका बन जाएगा। एकदम सिंपल। अब देखिए सर कैसे, इसको सर हम देखते हैं। ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बोले तो F इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला G(m1m2 बटा r²। अभी सर क्या है, तो दो अलग अलग निकाय है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, इसके बीच की दूरी r है। बीच की दूरी क्या है? r है। m1 हो गया या m2 हो गया सर द्रव्यमान, और r हो गया सर दूरी। तो सर अब यहां से आते हैं, कहेगा ये किस पर निर्भर करता है? तो कहेंगे एकरा पर, खत्म कान।
कोनो क्वेश्चन बनेगा। बकरी किस पर निर्भर करता है? घोड़ा और सियार पर। घोड़ा किस पर निर्भर करता है? बकरी और सियार पर। नहीं बनेगा? बनेगा। तो अब हम कहेंगे कि द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है। सर बहुत सारे बच्चों का को हमको लगता है थोड़े जो कमजोर भी हैं, हम एकदम स्लो स्लो अगर पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं। सर कहेगा घोड़ा किस पर निर्भर करता है? बकरी और सियार पर। अब देखिए सर क्वेश्चन मिला लीजिए, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ क्या है सर? गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? डैश पर। ये जी क्या है सर? जी है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक इसका भी क्वेश्चन एगो पूछा था सर कि यह किस किस पिंड पर लागू होता है? सार्वत्रिक है, सब पर लागू होता है, संसार के सभी पिंडों पर। कहता है गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी पर। देखो आर उनके बीच की दूरी है, इस पर निर्भर करता है। तो सर डैश पर निर्भर नहीं करता है, खोजना है हमको, तो इस पर तो निर्भर करता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल, देखो द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। ये जो है घोड़ा, ये बकरी पर निर्भर करता है। अब कहता है गुरुत्वीय स्थिरांक पर, देखो गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। और उनके द्रव्यमान के योग पर नहीं करता है सर, गुणनफल पर करता है। इसलिए नहीं के सेंस में ये आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये हुआ भाई मेरे, सोना मेरे, कि एक फॉर्मूला कोई भी जितना भी फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, कहीं भी है, एक की निर्भरता दूसरे पर जो हम निकालेंगे वो सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। कोई भी फॉर्मूला, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो दाब किस पर निर्भर करता है? बल पर और क्षेत्रफल पर। एकदम सिंपल। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए सर, एकदम आराम से सर हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं सर। जल्दी से सर इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? वेरी गुड। तो निर्भरता कैसे पता चलेगी सर? सूत्र के द्वारा। लिख लिए? लिख लिए? अगले क्वेश्चन पे चलें सर, अगले क्वेश्चन पे चलें, एकदम आराम से सर, कोई हड़बड़ी नहीं। हम लोग को बड़का जंग नहीं जीतना है, एकदम आराम से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला में चलते हैं सर। अगला जो है वो हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन सर क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु के एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो डैश के समानुपाती होता है। सर गौर फरमाइएगा, अभी हम वही क्वेश्चन बात कर रहे थे। एगो चीज हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बीच बल लगेगा और 2 वस्तु के बीच बल लगेगा, M1 और M2 के बीच बल लगेगा, या किसी वृत्तीय पथ पर बल लगेगा, या किसी सड़क पर कोई गाड़ी जा रही है उस पर बल लगेगा। 3 बातें हो सकती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बल लगेगा तो यह बल होगा विद्युत आकर्षण बल। विद्युत आकर्षण बल। और अगर M1 और M2 द्रव्यमान के बीच बल लगेगा, हम बताते हैं क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। एकदम आराम से सर सीखिएगा, आप खुद कह दीजिएगा। वृत्तीय गति में होगा तो अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति में होगा तो अभिकेंद्र बल, और अगर सड़क पर होगा तो घर्षण बल। अभिकेंद्र मतलब सेंट्रिक। कुछ दिनों में सर हम इंग्लिश वाले बच्चों का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा आराम से सर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश है, तो आवेश है तो ऑब्वियसली विद्युतीय आकर्षण बल लगेगा। अब 2 द्रव्यमान कोई भी ग्रह होगा, कोई भी पिंड होगा, तो ऑब्वियसली उसमें विद्युत आकर्षण तो लगेगा नहीं, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और जैसे वृत्तीय गति होता है, 100 बार सब जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वृत्तीय गति में, अभिकेंद्र बल लगता है। और जैसे सड़क पर चलेगा घर्षण बल। अब देखिए हमने सीखा क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बल लगेगा तो विद्युत है, प्लस और माइनस है तो विद्युत आकर्षण बल लगेगा। एकदम सिंपल। 2 द्रव्यमान के बीच लगेगा तो द्रव्यमान है तो विद्युत आकर्षण बल लगेगा क्या? विद्युत आकर्षण बल लगेगा क्या? घर्षण बल लगेगा क्या? 2 अलग अलग द्रव्यमान है, कांटेक्ट में है, ये नहीं है। अभिकेंद्र बल तो सिर्फ वृत्तीय गति में लगता है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और जब वृत्तीय गति में होगा तो क्या विद्युत आकर्षण बल लगेगा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या? नहीं, अभिकेंद्र बल लगेगा। अगर रोड पर चल रही तो ऑब्वियसली रगड़ाएगा तो कौन बल लगेगा सर? घर्षण बल लगेगा। यू विल गेट द आंसर। अब यहां आते हैं,
पहले तो इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए सर, ये आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है, एकदम आराम से सर। और क्या लिख रहे हो, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्या लिख रहा है ये सब रे, बट चुट्टा सब गंदा लड़का। आज चला मेरा सब्सक्राइबर 1 लाख हो गया है, हम मने मन बहुत खुश हैं, ठीक ना। और आप लोगों को नमन भी करते हैं इस बात के लिए कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। लिख लिए सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैद्युत आकर्षण बल, M1 M2 गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल हो गया वृत्तीय गति, और सड़क पर चलेगा तो घर्षण बल। अब देखिए सर, इसको हम मिटा देते हैं सर एकदम आराम से। कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु एक बल द्वारा आकर्षित करता है जो डैश के समानुपाती है, दूरी की बात करता है। तो दूरी की बात अगर करता है सर, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी वस्तु होगा ब्रह्मांड में, तो उस वस्तु, कोई भी वस्तु होगा, कोई भी द्रव्यमान होगा, तो उसके बीच जो बल लगता है, अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया, G M1 M2/R² होता है। तो कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। ये जो दूरी है, ये जो दोनों के बीच की दूरी है, वो एक बल द्वारा आकर्षित करती है। कहता है वो डैश के समानुपाती है। अब सर गौर फरमाइएगा, कहता है उनकी ऊंचाई के गुणक का, उनके आयतनों के गुणक का, उनके द्रव्यमान के गुणक का, उनकी ऊर्जाओं के गुणक का। तो कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। ये जो एक बल है, ये दूरी जो है, वो एक बल, दूरी की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन तनी से ट्विस्ट हम लाते हैं, चला पढ़ना क्वेश्चन को। कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ग्रुप डी का सवाल है, दूरी वस्तु को, ये जो दूरी है, जैसे सर हम आपसे दूर हैं फिर भी आकर्षण तगड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर हस्बैंड जो है वो पत्नी से दूर रहने लगे तो मामला गड़बड़ होने लगता है, ई एने जाने लगता है, ई ओने जाने लगता है। तो इसका मतलब अगर पास रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, पास होगा तो आकर्षण बल तगड़ा होगा। जो जो दूरी बढ़ेगा आकर्षण घटते जाता है, जो जो दूरी बढ़ेगा आकर्षण घटते जाता है। लेकिन सर कहने का मतलब यहाँ क्या है, ये कहता है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु मतलब ये नहीं कह रहा है कि ये दूरी पर कैसे निर्भर करता है। ये कहता है दूरी वस्तु, जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से अगर दूर हो तो उसको हम दूरी वस्तु कहते हैं। दूरी वस्तु का मतलब यही सर लैंग्वेज पकड़ना है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से दूर हो, दूसरे वस्तु से दूर हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु से दूर हो को एक बल द्वारा आकर्षित करती है। अगर दो वस्तु एक दूसरे से दूर हो तो एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती। तो ये समानुपाती हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इंग्लिश वाले टेंशन नहीं लेना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती किसके होता है, द्रव्यमान के। तो कहेंगे उनके ऊंचाई के गुणक के, डैश के समानुपाती। तो सर M1 M2 और G के समानुपाती होता है, और R जो बीच की दूरी है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती। कहता है उनके आयतनों के गुणांक के समानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एकदम सही है। उनके ऊर्जाओं का गुणक नहीं होगा आंसर, ऊर्जा तो कहीं इसमें है ही नहीं, या तो द्रव्यमान होगा ना तो दूरी होगा। दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा, द्रव्यमान का समानुपाती होगा। ऊपर वाला जो होता है वो समानुपाती, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। इतना तो आप लोग जानवे करते होंगे। द नेक्स्ट वन इज, हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये कहता है सर, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, तनी उल्टा क्वेश्चन है। ये देखिए सर, एक होता है मॉड्यूलेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है परिवर्तन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है सर, परिवर्तन। यही सर, ये छोटा छोटा चीज ऐसा है ना सर, जो अगर आप नहीं जानिएगा तो सवाल आपसे नए बनेगा। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेट करना मतलब परिवर्तन करना। नहीं कहते मॉडर्नाइज हो गया तुम, मतलब क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। हम एक दूसरे को ना बड़ा मॉडर्न हो गया है रे, मतलब मॉडर्नाइज हो गया मतलब परिवर्तित हो गया। मॉडर्नाइज हो गया मतलब परिवर्तित हो गया। तो मॉड्यूलेशन का मतलब परिवर्तन होता है। अब देखिए दो प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है। आप कहिएगा दो प्रकार का परिवर्तन था। जैसे कभी रेडियो बजाए हैं सर आप, पुराना जमाना में जो रेडियो बजता था उसमें दो बातें होती थी, या तो आवाज किसी का मोटा पतला होगा, या तो हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे घटाएंगे। दो बातें हैं, या तो आवाज किसी का मोटा पतला होगा, या तो हम वॉल्यूम को घटाएंगे बढ़ाएंगे। ये मान लीजिए रेडियो है सर, ये रेडियो है। पहले तो सर देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज समझना होगा। एक होता है तीव्रता, जिसको इंग्लिश में आप इंटेंसिटी कहते हैं।
एक होता है सर एकदम आराम से तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। ये सर ती उल्टा होगा, हम बोले थे, तो एकरा में ती नहीं होगा, यानी आवृत्ति नहीं होगा, एकरा में आयाम होगा। इसके कारण ध्वनि कम दूर या ज्यादा दूर जाती है, कम दूर या अधिक दूर। और एक होता है भाई मेरे तारत्व। तारत्व बोले तो पिच, हम बोले थे सर हम एक सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो रेगुलर क्लास करेगा वो मेरे सीढ़ी के थ्रू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो उसका 2 सीढ़ी बीच में टूट गया, उसका बोरा में जाना तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। देखो हम बोले थे ती उल्टा होगा, तो एकरा में ती नहीं है, एकरा में ती था, तो ती एकरा में ती नहीं है, तो एकरा में ती होगा, क्योंकि उल्टा होता है। यानी तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, चला, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और इसके कारण मोटा और पतला होता है, मोटा और पतला होता है। अब देखिए सर, ये रेडियो है, एकदम आराम से प्यार और मोहब्बत से सर, ये रेडियो है, ये सर्वर है, सर्वर रूम है सर, और ये हम है सर, ऑपरेटर जिसको आप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सर्वर रूम है जहां से रिले हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। ये रेडियो है और ई ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर कभी आवाज को मोटा पतला कर सकता है, आवाज में परिवर्तन वो एक ही कर सकता है, वो है कम और ज्यादा। ऑपरेटर कभी चाहेगा मोटा पतला करना, कर पाएगा क्या? हम लोग सर रेडियो में या तो कम करेंगे या तो ज्यादा करेंगे, दुए को बात कर सकते हैं। मोटा पतला कौन करेगा? ये करेगा। इसका मन करेगा हम अमिताभ बच्चन का आवाज जो है अमजद खान का कर दें, अमजद खान का आवाज जो है अमिताभ बच्चन का कर दें, मोटा कर दें किसी का भी आवाज, तो वो सर्वर रूम कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोटा और पतला यानी आवृत्ति में जो परिवर्तन यानी मॉड्यूलेशन यानी तारत्व में जो परिवर्तन होगा वो कौन करेगा? वो सर्वर रूम करेगा। यानी अगर हम बात करें सर मेरे भाई मेरे कि तारत्व या आवृत्ति परिवर्तन ये करेगा सर्वर रूम से, यानी मेन सर्वर से। और ऑपरेटर क्या परिवर्तित करेगा सर? ऑपरेटर सिर्फ कम और ज्यादा करेगा। तो कम और ज्यादा करेगा कौन? ऑपरेटर। ऑपरेटर कम और ज्यादा यानी तीव्रता और आयाम में परिवर्तन लाएगा, तीव्रता और आयाम में। चला ना, हम 2-3 साल हो गया तब हम बुझे थे, इसलिए बढ़िया समझना। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम फिर समझा दें, एकदम आराम से समझोगे तो हम फिर वो समझा देंगे। तू जितना प्यार देना मौका, हम गर्दन काट के तोर चरणों में रख देंगे। चला, ये मोहब्बत आज तक किसी को नहीं मिला होगा। हम सर इतने से खुश हैं, बाकी छोड़ दो। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है। हम बोले थे ती उल्टा होगा, हम बार बार बोलते हैं सीढ़ी तैयार कर रहे हैं, यहां ती होगा तो यहां ती होगा, यानी तीव्रता आयाम पर निर्भर करेगा, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तीव्रता आयाम पर, इसके कारण कम दूर या अधिक दूर जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसके कारण मोटा या पतला होता है। तो हम सर सर्वर रूम मोटा या पतला करता है, यानी तारत्व और आवृत्ति में परिवर्तन यानी मॉड्यूलेशन करेगा। और ऑपरेटर क्या करेगा सर? कम या ज्यादा करेगा। तो कम या ज्यादा मतलब आयाम यानी तीव्रता, यानी तीव्रता और आयाम में परिवर्तन ऑपरेटर करेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं सर। कहता रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब ध्वनि को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मतलब कम और ज्यादा कर रहे हैं। कम और ज्यादा कर रहे हैं तो या तो आयाम होगा आंसर या तो तीव्रता होगा आंसर। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है आंसर? आयाम है तो आयाम आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। ये अगर कहता ऑपरेटर किस में परिवर्तन करता तब भी कहते तीव्रता और आयाम में। कहता बताओ सर्वर रूम किस में परिवर्तित करता? तो तारत्व और आवृत्ति, यानी मोटा पतला कौन करता? सर्वर रूम। और कम ज्यादा कौन करता? सर ऑपरेटर। जल्दी से लिख लीजिए सर। लव यू ऑल। जल्दी से लिख दीजिए सर। हो गया?
जल्दी से लिख के सर यस टाइप कर दीजिए। लिख लिए? थ्योरी क्लास, हाँ सर थ्योरी क्लास भी बहुत जल्द आपकी सेवा में सर हाजिर कर देंगे। लव यू ऑल। हो गया? हो गया सर? बस इसी को फेयर कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। इसमें 6 से 7 क्वेश्चन है सर। अगला में आते हैं सर। द नेक्स्ट, तरंग चाल आयाम तरंग दैर्घ्य। अच्छा सर एक बात बताइए, मेरी विशेषता, ध्यान दीजिएगा, मेरी विशेषता और मेरा रासायनिक गुण, या इस मोबाइल की विशेषता और इसका रासायनिक गुण में क्या अंतर है? एकदम सिंपल है। इसकी विशेषता यह है कि ये हमको आपसे जोड़ रहा है। इसकी विशेषता ये है कि ये हमको अपने पापा से बात करवा देता है, अपने मम्मी से बात करवा देता है, अपने भाइयों से बात करवा देता है, अपने चेले से बात करवा देता है। लेकिन इसका ये विशेषता है, लेकिन इसका रासायनिक गुण क्या है कि यह किस पदार्थ से बना हुआ है, ये इसका रासायनिक गुण है। जबकि वो भी विशेषता है। जैसे मेरी विशेषता ये हुई कि मैं पढ़ा पाता हूं, आपकी विशेषता ये हुई कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन रासायनिक गुण क्या हुआ? जो मेरे अंदर है, मेरा ब्लड, वो मेरा रासायनिक गुण है। जो मेरा ब्लड है वो मेरा क्या है? रासायनिक गुण है। तो अब सर हमको ये बताइए कि तरंग, जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो ये मेरी विशेषता है कि मेरा रासायनिक गुण है, ये मेरा रासायनिक गुण हो गया। वो तो मेरा ब्लड जो है, जो केमिकल है, वो मेरा रासायनिक गुण हुआ। तो हम दौड़ रहे हैं तो ये मेरी विशेषता है, नहीं है? तो सर कहता है तरंग चाल, तरंग, गौर फरमाइएगा सर, कहता है तरंग चाल आयाम। आयाम का मतलब होता है महत्तम विस्थापन। आयाम का मतलब होता है, चला पूछता है, लिख लो, आयाम बोले तो महत्तम विस्थापन। तरंग दैर्घ्य, दो तरंगों के बीच की दूरी, जैसे हम यहां से वहां पहुंच गए, ये मेरी दूरी है। और आवृत्ति, 1 सेकेंड में अप डाउन जितनी बार करेगा वो आवृत्ति है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे भी अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो ही हम आपको समझा पाएंगे। हम बार बार टोकते हैं चला कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक सेकंड में जितनी बार अप डाउन करेगा, हम ऐसे कर रहे हैं। ये मेरा रासायनिक गुण है, ये मेरा रासायनिक गुण है, ये मेरा गुण है, विशेषता है। ये मेरा रासायनिक गुण नहीं है। तो चला रे, आवृत्ति 1 सेकंड में हम कितना बार अप डाउन किए, ये मेरी विशेषता है, ये मेरा रासायनिक गुण नहीं है। तो कहता है चाल, तरंग चाल की कितना तेजी से हम दौड़ रहे हैं, आयाम की कितना महत्तम विस्थापित हो रहे हैं, तरंग दैर्घ्य, दो तरंगों के बीच की दूरी कितनी है, आवृत्ति 1 सेकंड में कितनी बार अप डाउन कर रहे हैं, देखो सब टूट गया। सभी को कहा जाता है तरंग का रासायनिक गुण कि तरंग की विशेषता। और एक वह तरंग के घटक नहीं होंगे, घटक का मतलब होता है अवयव। किसी ये तरंग का कोई अवयव नहीं होता, तरंग के कार्य भी नहीं होंगे, ये तरंग की विशेषता है। ये तरंग की क्या है सर? विशेषता है। तो आंसर बताइए, लिख लीजिए। आयाम, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और आवृत्ति तो आप जान ही रहे होंगे, ये भी लिख लीजिए। 1 सेकंड में कंपन, 1 सेकंड में कुल कंपन, 1 सेकंड में कुल कंपन जो होता है वो आवृत्ति हो जाएगी। जल्दी से लिख लीजिए सर, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे सर, बी कंफर्टेबल। और मेरे लिए सर एकदम टाइम आप निकाल के रखिए, उतना टाइम हम आपसे लेंगे। अगला, बहुत लोग मैसेज करते हैं थोड़ा और फास्ट हो जाइए। नहीं सर, हम सबके लिए क्लास खोले हैं, किसी खास बच्चे के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं सर, क्या कहता है अगला? कहता है किस साल में ओल रोमर ने, सर देखिए ये रोमर चचा का बहुत बड़ा इतिहास है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना 0 लेवल से, तो रोमर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहले तो सर आपके पास जो भी नोट्स है उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आप अच्छा नोट्स नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं होना है। तो आप बोलोगे सर आप ही सजेस्ट कर दो, तो बहुत जल्दी हम सर आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। अब मामला क्या है सर? जैसे रोमर चचा का क्या मामला था कि रोमर चचा ना निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगा दिए थे। निर्वात में, जहां हवा नहीं था,
ई ने लगाया था। अगर बहुत बड़ा कहानी है, अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा कि कर कहानी की था। रोमर चचा ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगा लिया था। निर्वात मतलब जहां हवो ने है, और उन्होंने कहा था कि वो वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये रोमर ने पता लगाया था। लेकिन अब इस बार क्या किया, किसी बुक में नहीं लिखल है, आप लूसेंट टूसेंट सब जगह पलट लीजिएगा, नहीं लिखल है कहीं नहीं। जीएस के लगभग एनसीईआरटी में लिखल है और कहीं नहीं लिखल है, जो नॉर्मल जो ट्रेंडिंग में किताब है। ये 1676 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिए, 3 बार से ग्रुप डी में और 2 से 3 बार एएलपी में ये क्वेश्चन पूछ दिया। इसीलिए हम आपको ये आगाह करने के लिए ईस्वी वाला क्वेश्चन हम डाले हैं कि रोमर ने क्या किया था। लिखेंगे कि इसने 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में एगो 1776 ऑप्शन में दिया है, ये ओरिजिनल है। एगो 1876 भी दिया है, तो जब बोरा में 1676 कितना 76 चला 1676। रोमर की अगर हम बात करें, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है। रोमर की अगर हम बात करें तो रोमर ने इसने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया। प्रकाश के वेग का पता लगाया जो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर। रोमर ने निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया जो कितना होता है सर, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इट इज वेरी सिंपल। जल्दी से लिख लिए। कितना ईस्वी में सर, 1676 ईस्वी में। 8000 पार कर दिए सर। इतना लेट से, जो लोग लेट से जुड़ते हैं सर, उनके लिए हम बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, क्योंकि या तो आप जुड़िए या तो नहीं जुड़िए। क्योंकि सर हम बार बार बोलते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहता है। ऐसा कौन सा काम है जो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं? एकदम गलत बात है। 1676 ईस्वी में। अगला कहता है सर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कि किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बात बताएं चला, मान लो कि हम प्रकाश हैं, ध्यान देना, हम प्रकाश हैं, हम गए एक पे धक्का मार दिए, तो कितना तेजी से हम सर रिटर्न आएंगे वो तो डिपेंड करता है मेरे वेट पे सर। जैसे आप क्या करो, एगो फूल ले लो, फूल समझ रहे हैं सर, एगो फूल ले लीजिए और फूल को दीवार पे से फेंकिए, तो देखिएगा इसे टकराएगी और वहीं पर इसे गिर जाएगी। नहीं, एगो पत्थर ले लीजिए और उसको दीवार पे से फेंकिए, देखिएगा टकराएगी, टकरा के उतना ही तेजी से रिटर्न आएगी। घनत्व का मतलब की होता है चला, जैसे हम लोग कहते हैं घनियाल जंगल, घना जंगल। घना जंगल मतलब चला, पेड़ अगर नजदीक नजदीक होगा ना तो ये कहेंगे घना, और अगर पेड़ दूर दूर होगा तो इसको हम कहेंगे विरल। विरल मतलब होता है अलग अलग। घना मतलब डेंसर, विरल मतलब रेयरर। तो अब सर अगर घना जंगल है, गौर फरमाइएगा जनाब, अगर घना जंगल है, घनत्व तो ज्यादा है, इसका मतलब अणु नजदीक नजदीक है, यानी पेड़ सटे सटे हैं, और अगर विरल है तो पेड़ हटे हटे हैं। यही ना मामला है सर, अरे यही ना मामला है। तो अब हम यहां कहेंगे कि अगर फूल फेंकते हैं तो फूल के अणु हटे हटे होते हैं। तो घनत्व की अगर हम बात करें, घनत्व की अगर हम बात करें चला, तो फूल में और पत्थर में, पत्थर के अणु एकदम सटे सटे होते हैं, घना जंगल, इसका घनत्व ज्यादा है, यानी पत्थर का घनत्व ज्यादा होगा और फूल का घनत्व कम होगा। पत्थर का घनत्व ज्यादा होगा, फूल का घनत्व कम होगा। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। पत्थर का घनत्व ज्यादा होगा, फूल का घनत्व कम होगा, क्योंकि पत्थर के अणु सटे सटे हैं। इसका मतलब कि अगर फूल फेंकते हैं तो उस टकराकर थोड़ा ही दूर पे खुद से गिर जाता है, ऐसे आएगा यहीं पे से गिर जाएगा। लेकिन अगर पत्थर मारेंगे ना तो ऐसे जाके तब गिरेगा। यानी घनत्व पर निर्भर करता है टकरा के वापस आना। वही काम तो सर प्रकाश में भी है। पढ़िए तो अब क्वेश्चन, किसी माध्यम की प्रकाश को
परावर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्षेत्र के घनत्व द्वारा, कि प्रकाश के घनत्व, यानी पत्थर के घनत्व पर निर्भर करता है कि दीवाल के घनत्व पर? तो कहेंगे पत्थर के घनत्व पर, क्योंकि दीवाल तो वही है फूल के लिए भी और पत्थर के लिए भी। यानी पत्थर के घनत्व जो जाके टकरा रहा है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश जाके टकरा रहा है सर, प्रकाश जाके टकरा रहा है, यानी प्रकाश के घनत्व पर निर्भर करता है। न कि द्रव्यमान घनत्व होगा, न कि क्षेत्र घनत्व होगा, न कि पृष्ठ घनत्व होगा। इसका पृष्ठ का घनत्व पर तो निर्भर ही नहीं करता। नहीं तो सर फूल के लिए भी पत्थर के लिए भी पृष्ठ तो वही है, नहीं है। इसका मतलब फूल और पत्थर पर, यानी जो जाके टकरा रहा है उस पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश जाके टकरा रहा है तो प्रकाश पर निर्भर करता है। राइट इट डाउन। तो सर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 6 का बी। सर दिमाग में लिखिए, अगल बगल नहीं लिखना है। जे जाके टकरा रहा है उस पर निर्भर कर रहा है, तो प्रकाश जाके टकरा रहा है तो प्रकाश पर निर्भर कर रहा है कितनी तेजी से लौट कर आएगा। फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर, पढ़िएगा ना तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितना जल्दी बीत गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। और अगर आप सही में स्टूडेंट है तो मेरे साथ 1 घंटा रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा 1 घंटा बीत कैसे गया। कंडीशन सप्लाई पढ़ाई सर वो मोहब्बत है जो शायद महबूबा से ज्यादा मजा देगी। कंडीशन सप्लाई, दिमाग अस्थिर हो गए, बंद कमरे में बैठ के आप सर आवाज को सुन रहे होंगे और लिख रहे होंगे। पढ़ते हैं सर। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में गई। सर एक बात बताइए सर, ये पानी है या यूं कहते हैं सर, एकदम सिंपल है सर, ये जंगल देखिए सर कितना इंटरेस्टिंग है। यहां से एक बंदे ने चलना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा। यहां से जब यहां तक ही जाएगा तो धीमा जाएगा। सॉरी, यहां से जब यहां तक जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, ये एकदम आराम से, ये जंगल के पेड़ है। क्या है जानम? जंगल के पेड़। ये आदमी जा रहा है तो भाई मेरे ये जाना शुरू किया, यहां तक जाएगा, कम पेड़ है, ये तेज जाएगा, और इसके बाद जब ये जाएगा तो ये धीमा जाएगा। यही ना मामला है। तो ये क्या है? ये सघन है, जिसको इंग्लिश में डेंसर कहते हैं। सॉरी, ये सघन नहीं है, ये विरल है, और ये सघन है, घना है। इसका मतलब हम ये कहेंगे यही प्रकाश है। मान लो ये प्रकाश, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो धीमी हो जाएगी, और जब उल्टा होगा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी तो तेज हो जाएगी। यही ना होता है। अब यहां है पानी और ग्लास, तो पानी हो गया सर इसके लिए विरल माध्यम, और ग्लास हो गया सर सघन माध्यम। पानी हो गया विरल माध्यम, ग्लास हो गया सघन माध्यम। यही मामला है। चला, पानी हो गया विरल माध्यम, ग्लास हो गया सघन माध्यम। तो ध्यान देना, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में, ये पानी है विरल माध्यम, ग्लास में जा रही है, ऐसे जा रही है तो धीमी हो जाएगी। अब धीमी हो जाएगी। इस सर यहां पर फैलल था क्योंकि पेड़ दूर दूर था, और यहां जाएगा तो सिकुड़ जाएगा क्योंकि पेड़ बहुते है। तो देखो इसको हम लोग इस पर कैसे दिखाएंगे। जब प्रकाश, ये मान लेते हैं सर पानी है और ये ग्लास है, इसी को हम सर कहते हैं सामान्य या नॉर्मल। नॉर्मल नहीं कहते हैं बड़ा नॉर्मल है रे, नॉर्मल है मतलब सामान्य, या इसी को हम अभिलंब कहते हैं। जब प्रकाश, सर ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश पानी से ग्लास में जाएगी तो पानी इस सब में लागू हो जाएगा। हम थोड़ा बताते हैं कोई यूनिवर्सल बात जिससे तुम्हारा क्वेश्चन भाई मेरा बन जाएगा। जब प्रकाश पानी, पहले तुम कहेगा ये तो बना देंगे हम, तू रुक ना, हम थोड़ा बताते हैं सब क्वेश्चन, तनी और हम मदद कर देंगे, इसमें क्या समस्या है, बना तो तू भाई मेरा देवे करेगा। कहते हैं कि जब प्रकाश पानी से यानी विरल से ग्लास यानी सघन में जाएगा तो ऑब्वियसली सिकुड़ेगा मतलब इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन ये जाएगा, इस सिकुड़ेगा अपने आप को, तो ये ऐसे आएगा।
इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो जब ऐसे था, सिकुड़ के ऐसे आएगा, तो सिकुड़ेगा मतलब सामान्य की ओर आएगा। ये जो नॉर्मल अभिलंब है इसकी ओर आएगा। अगर ये फैलता तो ऐसे जाता, मतलब दूर जाता। अब क्वेश्चन आप बना लीजिए सर। इसमें ना सर एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है कि अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब की दूर जाएगा, धीमा होगा कि तेज होगा। अब आप नहीं भूलिएगा। अब आप क्या सोचिएगा कि घन, अगर पेड़ अलग अलग है यानी विरल माध्यम है और उससे सघन माध्यम यानी घना में जा रहा है तो धीमा हो जाएगा। और अगर घना है और उससे विरल में जा रहा है यानी पेड़ अलग अलग में जा रहा है तो तेजी से चलने लगेंगे। जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, अगर कम पेड़ है तो तेजी से चलेंगे और ज्यादा पेड़ होगा तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे, सिकुड़ के चलेंगे। तो देखिए सिकुड़ गया है। अब क्वेश्चन बना लीजिए। कहता है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास में, ये पानी से ग्लास यानी सघन में जा रही था, सामान्य यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो इससे रिलेटेड देखो कौन क्वेश्चन है, सामान्य की ओर और पानी से ग्लास में जा रही है तो धीमी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा धीमा हो जाता है। यू विल गेट द आंसर। दूगो है, एगो सामान्य की ओर यहां भी है, एगो सामान्य की ओर यहां भी है। अब गति बढ़ती है और गति धीमी हो जाती है, दोनों में आपको सर निकालना होगा। पानी से ग्लास में यानी सघन में जा रहा है, क्योंकि ग्लास के अनु सटे सटे हैं तो धीमा हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। विरल से सघन में जाएगा तब धीमा हो जाएगा, है ना। सघन है एकरा से विरल में जाएगा, तेजी से भागने लगेगा क्योंकि पेड़ कम है। पेड़ का एग्जाम्पल सेट करना चला, बन जाएगा। The next one is, आगे बढ़े, इसको जल्दी से लिख लीजिए सर। और लिखना है आपको सर, हमारी कसम है, आपको एकदम आपको हर हाल में सारी चीजों को नोट डाउन करना है और एक के बार 10 सेट होगा उसको जिरोक्स भी करवा लेना है। कितनी मोहब्बत दोगे यार, मां कसम। आप लाजवाब है, वेरी गुड। मेरा तारीफ कोई करता था हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम लोग मेरा थोड़ा बहुत तारीफ भी करो। तोरे भरोसे चला जी रहे हैं किसी तरह। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन में आते हैं। चला, कहता क्या है अगला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सर कहते हैं धारा नियंत्रक मतलब, एगो चीज बताओ, जैसे अगर पानी के बहाव को नियंत्रित करना है तो क्या करो? दो चीजें हो सकती है। अगर मान लो कहीं पर पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा है तो तुम क्या करते हो, जो टंकी में पानी है ओकरा से बाल्टी बाल्टी पानी निकाल के फेंकने लगते हो कि उसके मार्ग में रुकावट डालते हो, कुछ चिपका देते हो। कोई नाला है, नाला में पानी आ रहा है और किधरों बहने लगता है, ओकरा हमको नियंत्रित करना है तो उसके मार्ग में मिट्टी डाल देते हैं कि पानी उन्हें मैंने पानी को बंद कर देंगे। एक बात बताएं चला, वोल्टेज के कारण धारा होता है कि धारा के कारण वोल्टेज होता है। एकरे में हमारा तो एगो देख चला, इतना आसान नहीं है। अब ग्रुप डी कभी क्वेश्चन बना के देखो, तुम इजी क्वेश्चन बना के खुश हो जाता है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना आसान तुम समझ रहा है, इसलिए कि फॉर्म में बहुत गिरा है। कहते हैं चला कि अगर किसी टंकी से पानी गिरा, किसी टंकी से पानी गिर रहा है तो हम उसको अगर रोकना चाहें तो क्या करेंगे? टंकी से पानी निकाल देंगे कि ओकर मार्ग में विरोध लगाएंगे। ओकर मार्ग में विरोध लगाएंगे यानी प्रतिरोध करेंगे। विरोध मतलब होता है प्रतिरोध यहां करंट की भाषा में, ना कि बाल्टी से पानी निकालने लगेंगे। अब देखो चला, ये बैटरी है या जनरेटर जो कह दो, जो करंट प्रोड्यूस करता है, बैटरी या जनरेटर, और यहां से करंट जा रहा है। इसको तुम भाई मेरे टंकी भी कह सकते हो। इसके अंदर है वोल्टेज, क्योंकि ये या तो बैटरी है तो वोल्टेज है, जनरेटर है तब भी ये वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। और धारा का प्रवाह करता है, वोल्टेज के कारण धारा का प्रवाह होता है। देखिए एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, वोल्टेज
यानी देखो एक बात बताओ चला, बैटरी चार्ज होता है जिसके कारण उसमें वोल्टेज होता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तब बल्ब जलता है। नहीं चला रे, साइंस में तो कॉन्सेप्ट की मम्मी डैडी है, खाली सुनो तो। हम लोग कहते हैं रे बैटरी ले आए ना, एकरा में वोल्टेज है 1.5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का। तो चला रे इतना वोल्ट का बैटरी ले आए, एकरा में वोल्टेज है, तो एकरा में वोल्टेज है तब ना तार लगा देते हैं तो धारा का प्रवाह हो जाता है। यानी वोल्टेज एकरा में है, यानी ये चार्ज है तब वोल्टेज है, अब वोल्टेज है तो धारा है। ये यूं कहें हम सर, आवेश यानी बैटरी चार्ज है तो वोल्टेज है, और वोल्टेज है तो धारा है। धारा है, वोल्टेज के कारण धारा है। वोल्टेज किसके कारण है? आवेश के कारण। अब देखो चला, यानी वोल्टेज के कारण धारा है। अब इसको हमको रोकना है, तो रोकने के लिए विरोध करना होगा ना, कि वोल्टेज को खत्म कर देंगे। एकरा खत्म, ये टंकी है, टंकी से पानी नहीं निकालने लगेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रोकना है तो यहां पर एक विरोध लगाएंगे, और इस विरोध को हम कहते हैं करंट के भाषा में प्रतिरोध। अगर इस धारा के प्रवाह को, जो कि वोल्टेज के कारण हुआ है, अगर हमको रोकना है तो प्रतिरोध करना हो। बैटरी में आवेश होता है, यानी बैटरी चार्ज है। चार्ज है मतलब उसके पास वोल्टेज है 6 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, और उसके कारण तार लगाते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। हम मान के पढ़ाते हैं कि तोरा कुछ नहीं आता है, ठीक है। कहते हैं अगर बैटरी चार्ज है यानी उसके पास आवेश है, आवेश है इसका मतलब उसके पास वोल्टेज है, और वोल्टेज है जिसके कारण उसमें धारा प्रवाह होता है, और धारा प्रवाह होता है उसको रोक देना है। रोक देना है तो एक विरोध लगाना होगा, क्योंकि टंकी से पानी है, इसको रोक देना होगा। रोक देना होगा तो प्रतिरोध लगाना होगा। प्रतिरोध हमने लगा दिया, यू विल गेट द आंसर। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तापमान को, तापमान है न के नहीं है, विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, विभवांतर को, तो कहते हैं डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग। ये जो धारा नियंत्रक है का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यही इसीलिए इसका आंसर होगा पी फॉर बॉल। अगर ई नहीं रहता तो इसका आंसर सेकंड आंसर होता, धारा को परिवर्तित करने के लिए किया था। इसका एक थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार और करना चाहिए था पूछने वाले को, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः, या धारा नियंत्रक कौन होता है, इसका मतलब क्वेश्चन का यही है, तो कहेंगे प्रतिरोध। ई नहीं होता तो धारा किसको नियंत्रित करते हैं, तो विद्युत धारा को। दोनों अलग अलग है, ये भी लिख लेना। नियंत्रित होता तो कहेंगे चला धारा। अगर कहता नियंत्रित करता तो कहेंगे प्रतिरोध। जल्दी से लिख लो। कुछ लोग इसमें विद्युत धारा मारेंगे, लेकिन नहीं, जब नियंत्रक का प्रयोग कहेंगे तो वो प्रतिरोध होता है। यही नियंत्रक है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और रोग नियंत्रित करते किसको हैं, तब धारा हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सर। इतना आसान नहीं होगा, चला एकदम आराम से पढ़ेंगे हम। कहेगा बताओ धारा किसके कारण होता है, कहेंगे वोल्टेज के कारण। कहेगा वोल्टेज किसके कारण होता है, आवेश। आवेश सर यानी बैटरी में चार्ज होता है तो वोल्टेज आता है, वोल्टेज आता है तो धारा का प्रवाह होता है। कहेगा रोकता, नियंत्रित कौन करता है, प्रतिरोध। किसको नियंत्रित करता है, तो धारा को। और धारा किसके कारण आती है, तो वोल्टेज के कारण। सब क्वेश्चन इसका बन जाएगा। हो गया, हो गया। जल्दी से लिख लीजिए सर। हो गया सर। द नेक्स्ट, अगले में चलें सर। इसलिए बार बार अगले में चलें कहते हैं कि आप लोग तेजी से लिखिएगा ना, सूझ जाइएगा। अगला में चलते हैं सर। कहता है क्या, देखिए तो अगला क्वेश्चन की कह रहा है। कहता है एसी और डीसी किसके रूप होते हैं। सर एसी हो कि डीसी हो, ये जो सर क्या होता है, सर ये वोल्टेज आवेश होता है इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं बैटरी चार्ज है, या जनरेटर करंट दे रहा है, तो करंट का प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह है।
अब विद्युत धारा का प्रवाह किसका प्रवाह है? आवेश का प्रवाह है। सर एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? जब भी होंगे कोई भी एसी या डीसी, ये सर बैटरी है तो डीसी होगा, और अगर जनरेटर है सॉरी बैटरी है तो डीसी होगा, जनरेटर है तो एसी होगा। इसके पास भी आवेश होता है, इसके पास भी आवेश होता है। तो चाहे एसी हो कि डीसी हो, ये बैटरी हो गया हमारा और ये हमारा जनरेटर हो गया। फिर से लिख देते हैं, बैटरी हो या जनरेटर हो, सबके पास क्या होता है सर? सबके पास क्या होता है? तो आवेश होता है, आवेश होता है। तो कहता है एसी और डीसी, या यहीं पर कहता जनरेटर या बैटरी, एक के बात हो जाता। किसके रूप में होते हैं? एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह के रूप में होते हैं। आवेश का ही प्रवाह होता है सर, इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसीलिए यह आंसर होगा। अब कहेगा किसके कारण होता है प्रवाह, तो कहेंगे किसके कारण होता है? तो भैया तुम जानते हो बैटरी में वोल्टेज होगा, जिसके कारण होगा। किसके कारण होगा? तो आंसर हो जाएगा सर वोल्टेज के कारण होता है धारा का प्रवाह। हो गया। एसी और डीसी सब में चार्ज होता है सर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिख लिए? एकदम आराम से चला। इतना आसान साइंस रहता तो कौआ कुत्ता सब नौकरी ले लेता। द नेक्स्ट, जब लिटमस विलियन, देखो यहां क्वेश्चन में चला बड़ा ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन में अधिकतर लोग रंगहीन मार देता है। लिटमस पत्र जानते हो, जिससे एसिड और बेस का पता चलता है। नहीं कहते हैं अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये इसके लिए आप याद रख सकते हैं ABR BRB। ABR BRB की अगर हम बात करें तो कहेंगे एसिड जो है वो ब्लू टू रेड करता है, और यहां पर अगर हम कहेंगे तो कहेंगे बेस जो है वो BRB रेड टू ब्लू कर देता है। यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल, क्षार यानी बेस लाल यानी रेड को ब्लू कर देता है। तो ABR BRB याद रखेंगे, एसिड नीले को लाल और बेस लाल को नीला करता है। तो इसको याद रखेंगे। यहां लड़का की करता है, जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय हो तो लड़का कहता रंगहीन होगा ना, तो क्योंकि अगर अम्लीय होगा लिटमस पत्र तो नीला को लाल कर देगा, और क्षारीय होगा तो लाल को नीला कर देगा। तो लड़का कहता है कि जब न अम्लीय है न क्षारीय है तो रंगहीन होगा। नहीं सर, लिटमस पत्र जो होता है, यहां लिटमस पत्र नहीं दिया है, यहां लिटमस विलियन दिया है। अब गौर से देखिए, ये लिटमस विलियन है, लिटमस पत्र नहीं है। ग्रुप डी है, ये क्वेश्चन है, पढ़ के देख लीजिएगा। लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है। अगर लिटमस पत्र देता ना, चला यही क्वेश्चन में अगर लिटमस पत्र देता ना तब कहते रंगहीन होता है। जल्दी से लिख लो, अगर लिटमस पत्र देता ना चला तो रंगहीन हो जाता। लिटमस विलियन देगा ना तो लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहां कल लिख लीजिए रंगहीन के सामने लिटमस विलियन, और ABR BRB जरूर लिख लीजिएगा सर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर रहा, ये लिखते जाना है। चला एकदम, इस बार हर हाल में जॉब लेना है, और सर हड़बड़ाओगे ना तो नहीं होगा। कुदुक के है ना, कुदुक के होना एकदम नहीं होना है। जब लिटमस को बोरेक्स जो होता है ना सर, कहता है बोरेक्स के विलियन में लिया जाता है तो यह डैश होता है। तो ये जो बोरेक्स होता है जनाब, ये जो बोरेक्स होता है, ये बोरेक्स क्या होता है? तो बोरेक्स जो होता है सर ABR, यानी ये बेस होता है, क्षार। और क्षार के बारे में अभी तुरंत हम लिखा है BRB, यानी बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। बोरेक्स ये आपको याद रखना होगा, 2-3 गो कंपाउंड पूछा है, हम आगे भी 1-2 गो जो है वो लेके आएंगे। बोरेक्स क्षार है, Na2B4O7 बोलते हैं इसको। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ये बोरेक्स क्षार होता है, और ये क्षार जो होता है वो लाल को नीला करता है, क्योंकि BRB होता है, लाल को नीला करता है, तो नीला हो जाएगा आंसर। राइट इट डाउन। बोरेक्स क्या है सर? क्षार है, जो लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। यू विल गेट द आंसर।
आगे बढ़े, लिख लीजिए बोरेक्स क्षार है, और क्षार आप जानते हैं बीआरबी रेड लाल को नीला कर देता है। हाँ पिता जी, हाँ, अरे नहीं नहीं, ठीक ठीक। देखो लड़की वाला सबका कॉल आ रहा है, हमको लगता है ब्याह, अरे ब्याह करना पड़ेगा, लेकिन चला ब्याह तुम लोग का ब्याह नहीं, नौकरी के बाद करेंगे। अभी अब कोई ब्याह शादी नहीं, तो पता चला होने लग जाएगा तू जब बोरा में, अब मामला हो जो तो गर्भ पर वैसे चला। अब ब्याह करके की करेंगे, अब उम्र हो गया, अब कुछ होबो नहीं करेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं अंठाइए देते हैं। इनमें से कौन सा अजनबी गैस है? ये चला ना अजनबी, इसलिए क्योंकि अभी तक इसकी बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये जो जेनॉन है ना सर, ये जेनॉन को हम सर स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, और इसी को हम चला अजनबी गैस भी कहते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये जेनॉन की बात कीजिएगा तो इसका उपयोग सर हम लोग जेनॉन का उपयोग, नियोन का उपयोग सर हम लोग इंडिकेटर में करते हैं, गुलाबी रंग देता है, इसीलिए देखिएगा घर में जो इंडिकेटर होता है वो गुलाबी कलर में जलता है, इंडिकेटर में करते हैं, गुलाबी रंग देता है। क्रिप्टॉन का कोई उपयोग नहीं है, आर्गन का उपयोग बल्ब में करते हैं। सब पूछता है, जल्दी से लिख लो। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहते हैं। जेनॉन को सर या तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं या तो अजनबी गैस कहते हैं, जल्दी से लिख लीजिए सर। जेनॉन स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहते हैं। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहते हैं। नियोन इंडिकेटर में गुलाबी, जितना भी चला इंडिकेटर है ना, वो टेस्टर वगैरह जितना हम लोग यूज करते हैं सब में कथी है? नियोन है, इसी के कारण गुलाबी रंग देता है। अब गौर फरमाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला 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 कहता है ग्रेफीन, ग्रेफीन होता है, चला कहता है ग्रेफीन। ग्रेफीन की अगर हम बात करें, यहां ग्रेफीन क्या है? इस सर ग्रेफीन जो है ये कार्बन का अपर रूप है, यानी कार्बन का दूसरा रूप है। कहता है यह एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये पौराणिक है, एक संक्रमित घाव है। नहीं सर, ये कार्बन का अपर रूप है, और इसमें आप लिख सकते हैं ग्रेफीन लिख के डैश दीजिए, इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। लिखिएगा पहला पॉइंट, यह लाइकेन है, लाइकेन है। दूसरा, इससे कागज से भी पतला सीट बनाया जा सकता है। आप सोचो कागज कितना पतला है, उससे भी पतला सीट बनाया जा सकता है। किससे? ग्रेफीन से। इससे कागज से पतला शीट बनता, जल्दी से लिख लो चला। इससे ग्रेफीन या लाइकेन है, इससे कागज से भी पतला सीट बनता है। ग्रेफीन, 1 मिनट का भी चला टाइम मत बर्बाद करो, हम तो हर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, कोई टाइम का बर्बादी नहीं करना है, ठीक? सामने टारगेट है, अचीव कर ले भाई, कोई टाइम का बर्बादी ना। हम तुम्हारे क्लास में आएंगे, 5 से 7 मिनट मेरा हटा देना, उसके अलावा टोटल टाइम सिर्फ पढ़ाएंगे। हम एकदम दिमाग में एडजस्ट रखते हैं, सिर्फ पढ़ाएंगे। कोई नहीं कि नाच दिए गा दिए कि बच्चा किसी तरह आ जाए, हमको पता है भी बच्चा को सिर्फ पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि उसको अपना मम्मी पापा और कैरियर दिख रहा है। यह लाइकेन है और इससे कागज से पतला सीट बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सर ए फॉर एप्पल। अब आते हैं, चला जल्दी से लिख लिया होगा। कहेगा ग्रेफीन से क्या बनता है, हम कहेंगे कागज से भी पतला सीट बनता है। कहता है वॉशिंग सोडा, कौन सोडा चला? वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जा सकता है। सर देखिए, हम कहते हैं जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। जल की कठोरता, ध्यान दीजिएगा सर, तो हम आपको बता देंगे। एक होता है चला अस्थाई कठोरता, एकरा में बड़ा झोल है, तनी ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। दूसरा एक होता है अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता, यह होता है कैल्शियम
तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। रुक जा चला, ये तोरा समझ में ये चला, पढ़ने से नहीं हो तो याद रहना चाहिए। अब देखो कैसे, अस्थाई और अस्थाई में एक होता है क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और एक होता है अस्थाई बाइकार्बोनेट के कारण। यादें नहीं रहता केकरा में क्लोराइड और सल्फेट है, केकरा में बाइकार्बोनेट, ये हमरो नहीं याद रहता था, तो हम की किया, हम जुगाड़ लगा दिए। जुगाड़ क्या लगा दिए चला, अस्थाई का स्पेलिंग छोटा है, गौर फरमाना, अस्थाई का स्पेलिंग छोटा है और अस्थाई का स्पेलिंग बड़ा है। तो तुम गौर से देखो, क्लोराइड और सल्फेट का स्पेलिंग छोटा है, अब बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है, तो बड़का में बड़का स्पेलिंग और छोटका में छोटका स्पेलिंग। तो जैसे हमको लिखना होता है अस्थाई, तो हम कहते हैं अस्थाई का स्पेलिंग छोटा है, तो छोटा में छोटा यानी क्लोराइड होगा। आप कहते हैं अस्थाई, तो अस्थाई का हम कहते हैं स्पेलिंग बड़ा है, इसका मतलब इसमें बाइकार्बोनेट होगा। तो कहते हैं अस्थाई कठोरता, हम दिमाग में एडजस्ट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थाई स्पेलिंग बड़ा है बाइकार्बोनेट के कारण, एकदम सिंपल। अब बता चला की हो जाएगा। और इस दोनों को, अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को, अस्थाई तथा अस्थाई दोनों दूर होता सोडियम कार्बोनेट, यानी सर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के कारण से, यानी वॉशिंग सोडा से। सोडियम कार्बोनेट को ही ना वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो जल्दी से लिख लो, अस्थाई बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, छोटा स्पेलिंग छोटा, और अस्थाई बड़ा स्पेलिंग यानी बाइकार्बोनेट। दोनों अस्थाई अस्थाई दोनों को दूर होता है सर सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, दैट इज वॉशिंग सोडा के द्वारा। अब क्वेश्चन पढ़िए, बन जाएगा। लेकिन चला उल्टा पुल्टा खाली नहीं करना, हम तो हमेशा बार बार कहते हैं साइंस में जुगाड़ लगाओ, सब चीज में जुगाड़ लगाओ ताकि उल्टा पुल्टा नहीं हो। ओकरे तो दिक्कत है, पढ़ाता तो सब है। चला अब बता आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो हो भैया। सुन हमर 1 लाख सब्सक्राइबर मेरा आज हो गया है, समझा कि नहीं। गूगल ने सर्वे किया है कि ऑल ओवर इंडिया में सब्सक्राइबर टू लाइव रेशियो सबसे ज्यादा मेरा है। नमस्कार, कितना धन्यवाद देता रहा, वो कम है। सब्सक्राइबर टू लाइव रेशियो गूगल के सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा इंडिया में मेरा है। ठीक है, मतलब इतना कम सब्सक्राइबर में इतना ज्यादा लाइव। अब गौर फरमाइएगा क्या होता है। वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है किसमें, पेयजल के कीटाणुनाशन में? नहीं सर, कठोरता दूर करने में, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, यानी कठोरता दूर करने के लिए। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर, आप शायद लिख लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जिप्सम क्या है? चला एकदम सिंपल है। जिप्सम क्या है? यांत्रिक रूप से निर्मित एक अवसाद। देखो से चला, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4 × 12H2O अब प्लस जल लेते हैं, तो इसको जब गर्म करते हैं तो जिप्सम CaSO4 × 2H2O बनता है। ये क्या है? चला ये अवक्षेप है। अवक्षेप मतलब चला जब कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता उसे हम अवक्षेप कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं। जिप्सम कहता है यांत्रिक का मतलब हुआ मैकेनिकल, जैसे हम अभी यांत्रिक है, मैकेनिकल है, जिसको हम अपने मांसपेशियों से जो काम हम कर सकते हैं उसे हम सर यांत्रिक कहते हैं। तो बताइए तो क्या जिप्सम है? जिप्सम मांसपेशियों से किया जाने वाला कार्य है जो यांत्रिक मार देंगे। पहले तो बच्चा मास्टर दोनों को नहीं बुझाता कि यांत्रिक है क्या। जो काम हम सर अपने मांसपेशियों के द्वारा करते हैं उसी को हम यांत्रिक कहते हैं, वही कार्य यांत्रिक कार्य है। कहते यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है? नहीं है। अग्नेय सेल, ये तो सर पहाड़ों पर होता है। रासायनिक रूप से अवक्षेपित, देखो रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन के द्वारा अवक्षेपित यानी बना हुआ, यानी विक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो अवसाद है, वो अवक्षेप है। इसलिए ये आंसर होगा। कायांतरित सेल का मतलब होता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, रूपांतरित सेल कहते हैं इसको। हो गया। रासायनिक रूप से बना अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं।
जल्दी से लिख लीजिए सर। अवक्षेप क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और रिएक्शन भी लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का जो रिएक्शन है। अगला, एक कंडरा, गौर फरमाइएगा जनाब, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? बहुत जल्द सर हम वीडियो ला रहे हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, साइंस को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है। एकाएक हम सर कुछ नहीं बोल देंगे, सब कुछ एनालाइज करते हैं, उसके बाद सर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक फुल प्रूफ प्लान। एकदम टेंशन नहीं लेना है। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? हम जो बोलेंगे सर उस हिसाब से पढ़िएगा। हम तो सर आपके दुश्मन है नहीं, हमारी आपकी कोई दुश्मनी है नहीं। अगर उसके हिसाब से आप पढ़िएगा तो हमको लगता है 10 से 15 गुना ज्यादा आपको फायदा होगा, इसकी गारंटी। आप कहिएगा कैसे? तो ये समझ लो, चला इतना कम उम्र में हम अगर यहां तक पहुंचे हैं तो एक ही बात है, फुल प्रूफ प्लान, कि बच्चों को देना क्या है, कैसे देना है, ये सोचना पड़ेगा आपको। सोचना शुरू कर जाएगा, काम हो जाएगा। अन्य तो सर बुढ़ारियों में सर उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाइएगा आप। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? इस सर कंडरा क्या होता है जानते हैं? कभी सर खस्सी को छिलते हुए देखे हैं? तो खस्सी को छिलते हुए अगर देखे होंगे तो देखिएगा मांस जो उसका हटाता है ना, चला तो मांस और हड्डी के बीच में जो जोड़ बनाता है ना, उसी को कंडरा कहते हैं। कंडरा मतलब होता है टेंडोन। ये मांस को हड्डी से जोड़ता है। कभी चिकन खाए होंगे, ऐसे करें, ऐसे तीरते हैं, हड्डी से अलग करते हैं, तो दोनों का जो जोड़ बना होता है टेंडोन के द्वारा बना होता है, कंडरा के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन को पढ़िए तो सर, यहां देखिए सर, ये है आपका टेंडोन, यहां ये इसको और इससे जोड़ देता है, इसी को हम टेंडोन कहते हैं। कहता है एक कंडरा किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर है ये सर। ये कोलेजन फाइबर है जो क्या करता है? तो कहेंगे कंडरा क्या करता है? ये मांसपेशी को, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चला, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। इसीलिए देखना, वो जो चिकन उकन खाता है ना, चला, और वो जो दांत वांत में फंस जाता है, वो क्या है? कोलेजन फाइबर है जो दोनों को जोड़ के रखता है। तो लिख लीजिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और ये कोलेजन फाइबर है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और ये एक कोलेजन फाइबर है। रिवीजन भी करेंगे आज हम लोग सर, और रिवीजन हम बार बार बोलते हैं, थोड़ा तो नहीं समझ में आएगा, चला, लेकिन वो जो 5 मिनट का रिवीजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है तू सोच भी नहीं सकता है। बाद में हम कहेंगे तो पछताएगा कि सर बोलते थे, हम नहीं करते थे। देख लेना, डैश हड्डियों को जोड़ता है। चला, कहता है डैश हड्डियों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो सर स्नायु बंधन, नाम है सर स्नायु बंधन, ध्यान देना, स्नायु बंधन। चिल्ला रे चिल्ला। कहता है डैश हड्डियों को जोड़ता है, स्नायु बंधन के द्वारा हड्डियां जुड़ती है। देखो चला, लिगामेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। जो लोग लिगामेंट यहां होता है, जो क्या करता है सर? हड्डी को, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ देता है, यही काम लिगामेंट करता है। उसके बाद उपास्थि, ये कान की हड्डी है। उपास्थि बोले तो भाई मेरे कान की हड्डी। स्नायु हो गया सर लिगा, ये कुछ नहीं करता, कोई खास काम नहीं है। ओरल का भी कोई खास काम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धारीदार पेशियां। धारीदार पेशियां वही हो गया सर जो चिकन खाते हैं, दांत में जो लटक जाता है, वो क्या है? धारीदार पेशियां है। तो इसका सर बुक में जो आंसर दिया हुआ है द्विनाभिक दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका आंसर द्विनाभिक नहीं होगा, इसका आंसर द्विनाभिक नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर बहुनाभिक होगा। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो हम लोग खाते हैं सर, देखिएगा बहुत सारे लच्छेदार होते हैं। 2 ही होते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लच्छेदार धागेदार होते हैं सर, उसी को हम सर धारीदार पेशियां कहते हैं। ये बहुनाभिक होगा, इसका आंसर गलत था, इसीलिए हम लेकर आए हैं सर ये क्वेश्चन। एक नाभिक द्विनाभिक होवे नहीं करता, अनाभिक सर कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्याज। चला रे, प्याज की बात करें हम, ध्यान देना, प्याज की अगर हम बात करें या किसी भी चीज की बात करें, जैसे प्याज की बात करो, बहुत बार का चला, इसमें जो क्वेश्चन हम तुमको लिखा रहे हैं वो बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्याज की बात कीजिए, लहसुन की बात कीजिए, इस सब में गंध जो है ये सल्फर के कारण होता है। इसको लिख लो, सल्फर के कारण होता है। किसके कारण होता है? चला, सल्फर के कारण। और अगर हम बात करें हल्दी के पीले रंग की, हल्दी पीला होता है, किसके कारण होता है? चला, हल्दी का पीला रंग जो होता है कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ओल और बी में जो नोचनी होता है, चला, ओल या ओरबी,
में जो आप गले में लगता है, गले में लगता है, किसके कारण भाई मेरे? बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्सलेट, इसी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण पेट में पथरियो होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। जल्दी से लिख लो, सब पूछता है। प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण, प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण। हंसाएंगे नहीं तो हम कॉमेडी भी नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, और वही तोरा करना है। कोई नौटंकी नहीं, सीधा पढ़ाई। अब मारेंगे चुट्टा, कोई नौटंकी। महतो जी के दलान है, अब तेरा कितना टाइम है तेरा पास? कोई नौटंकी नहीं, सीधा पढ़ाई। प्याज लहसुन में गंध होगा सल्फर के कारण। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण। ओला और ऑरबी ये गले में लगता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। अब पथरी जो होता है पेट में, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। वो लिखिए लो, पथरी ये होता है भाई मेरे कैल्शियम ऑक्सलेट। ये तो सब जानता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है अम्लीय होता है कि क्षारीय है, तो कहेंगे अम्लीय होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट कैसा होता है? तो कहेंगे भाई मेरे अम्लीय होता है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। सब क्वेश्चन पूछता है, एक को क्वेश्चन ऐसा है नहीं है जो नहीं पूछता है। अगला, अगला में चलें। हो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगी बड़ा पछताओ। मानव शरीर के सबसे छोटी मांसपेशियों को क्या कहते हैं सर? स्टेपडियम कहते हैं। इस सबको पता है। कौन कहता है आराम नहीं करता? तो हृदय सर आराम नहीं। बायोलॉजी से सर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और सबसे कम बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अंशपेशी कुछ खास नहीं है, टिबियलिस भी कुछ खास नहीं है। एक बार हम सर रिवीजन करते हैं, बोले रिवीजन तो बाद में पछताएगा चला अगर रिवीजन नहीं करेगा, ये तुम जान लो। बहुत लोगों को बहुत हड़बड़ी रहता है, अब गौर फरमाना। यहां आते हैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक बार हम सर 5 मिनट देखो कैसे रिवीजन। प्याज काटेंगे सल्फर, लहसुन करेंगे सल्फर, और सर हम बोले सर कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट ओल और बी में जो सर खुजली होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। हल्दी में पीला कुकुरमीन के कारण। धारीदार पेशियां बहुनाभिकीय होता है, और सर डैश हड्डियों को जोड़ता है। स्नायु बंधन लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। कंडरा का काम क्या है सर? कंडरा का काम है कोलेजन फाइबर है, और इसका काम है सर दोनों को जोड़ना। जिप्सम क्या है सर? जिप्सम ही सर केमिकल रिएक्शन के बाद जो अवसाद मिलता है उसी को हम जिप्सम कहते हैं। अवक्षेप को। वॉशिंग सोडा क्या है सर? इस जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर कर देता है, ये मेरा वॉशिंग सोडा है। ग्रेफीन क्या है सर? ग्रेफीन की अगर हम बात करें, ये कार्बन का अपर रूप है। कागज से भी पतला सीट इससे बनाया जा सकता है। इनमें से कौन अजनबी है? अजनबी या स्ट्रेंजर की बात करेगा? नहीं कहते बड़ा स्ट्रेंजर आदमी है, उसको तो हम जानबो नहीं करते हैं, मतलब अजनबी है वो, यानी जेनॉन कहेगा। इंडिकेटर में जितना भी इंडिकेटर है उसमें क्या भरा जाता है? नियोन। कौन रंग देता है? गुलाबी। आर्गन हमारा बल्ब में। लिटमस पत्र बोरेक्स। बोरेक्स सर क्षार है, और क्षार है तो बीआरबी यानी नीला रंग देगा। अगला जब लिटमस विलियन ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तो लोग रंगहीन मार देता है, लेकिन लिटमस विलियन है। अगर लिटमस पत्र देगा तो रंगहीन होगा, लिटमस विलियन देगा तो बैगनी होगा, इसका ध्यान रखना। अगला 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 कहता है एसी और डीसी किसके रूप में होता है सर? चार्ज का प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है, और एसी और डीसी विद्युत धारा का प्रवाह है। अगला इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक कौन करता है? प्रतिरोध करता है। अगला किसको नियंत्रित करता है? धारा को। प्रकाश की किरण, ये तो बता दिया, घना और सघन जंगल। किसी माध्यम में प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, इस सर हम बोले थे जे टकराएगा, यानी पत्थर और फूल में से जे टकराएगा उस पर निर्भर करेगा, न कि सर इसीलिए प्रकाश के घनत्व पर निर्भर करेगा जो टकराएगा। और 1676 हो जाएगा। 1676 तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति क्या है? तरंग की विशेषता है, उसका रासायनिक। हम चल रहे हैं तो ये मेरी विशेषता है, न कि मेरा केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए आंसर हो जाएगा तरंग की विशेषता। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि, रेडियो द्वारा जो उत्पादित ध्वनि होता है हम आयाम को बढ़ाते हैं, आवृत्ति को रेडियो स्टेशन वाले बढ़ाते हैं। अगला ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु वही F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर पे दोनों क्वेश्चन है सर आपका। और फिर जब रिवीजन संडे को डालेंगे 6 सेट का, और तब उसको देखोगे तब क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहेंगे, नहीं तक कूदते रह जाओगे भाई मेरे यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा। कल मिलते हैं सर सुबह 9 बजे न्यूमेरिकल की क्लास में। यहीं से मैं दिल्ली से फिर से लाइव रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार है सर, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना हमको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 लाख सब्सक्राइबर भी आप लोगों ने पहुंचाया, इसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। चलें
दिल्ली दूर नहीं है सर, आए हैं दिल्ली, बस कल पहुंच जाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।